कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आपका सीयूटी यूजी का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, लेकिन कुछ बच्चों का रिजल्ट बहुत खराब आया है। तो मेरी संवेदनाएं सभी बच्चों के साथ में है जिनका रिजल्ट बहुत खराब हुआ है। अब आपको ये एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि आपका एग्जामिनेशन क्यों खराब हुआ, कहाँ पर आपसे चूक हुई, कौन सी ऐसी मिस्टेक हो गई जिससे मेरे मार्क्स कट गए। भविष्य में आपको वो गलतियां नहीं दोहरानी है ताकि आपका आने वाला कोई भी एग्जाम खराब ना हो। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे CSS पोर्टल का अभी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उनकी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जैसे नेम मिसमैच है आपका मार्कशीट में, तो क्या करना है। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का बनवाना है या फिर स्टेट का बनवाना है। कास्ट सर्टिफिकेट हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। फेज़ 1 की लास्ट डेट क्या है, फेज़ 2 की लास्ट डेट क्या है, फेज़ 3 कब आएगा। तो ये सारी क्वेरीज, आपकी जो डाउट्स हैं, उनका आज रिजोल्यूशन इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आपको पढ़ाता हूं सीयूटी यूजी पर इकोनॉमिक्स। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल बच्चों का आ रहा है कि फेज 1 आपका शुरू हो चुका है, इसकी लास्ट डेट क्या है। फेज 2 आपका कब आएगा। तो जैसा कि जो प्रोफेसर हरनीत गांधी हैं, उन्होंने बोला है कि आपका जो फेज 1 है वो आपका चलता रहेगा और उसी बीच में आपका फेज 2 भी आ जाएगा। तो जैसे ही CUET 2025 का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के लगभग 10 दिन के बाद आपका ये फेज 1 और फेज 2 है, ये दोनों एक साथ क्लोज कर दिए जाएंगे। तो लगभग मान के चलिए आपका एक्सपेक्टेड लास्ट डेट जो है वो आपका 15th ऑफ एक्सपेक्टेड लास्ट डेट जो है आपकी, वो आपका लगभग 15th ऑफ जुलाई रहने वाली है। तो आपका जो काम है, जो भी यहाँ पर CSS पोर्टल में आप लोग फॉर्म फिल करने वाले हो, फॉर्म भरने वाले हो, तो आप कोशिश करिए कि आपका फॉर्म 15 जुलाई से पहले ही फिल हो जाए। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड डेट है, अभी आपको पैनिक नहीं होना है। और आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं बने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है आपका, तो वो जाकर आप लोग अभी बनवा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बच्चों का कि बच्चों आपका नेम मिसमैच हो गया है। ठीक है, आपका 10th की मार्कशीट में कुछ अलग है, आपके 12th के मार्कशीट में कुछ अलग है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर हरनीत गांधी जी ने बोला है कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा काम यहाँ पर रिजेक्शन करने का नहीं है, हमारा काम है बच्चे का एडमिशन करना। रिजेक्शन आपका बहुत रेयर केसेस में होता है जब सारी चीजें वेरीफाई कर ली जाती हैं। जैसे जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था कि अगर किसी बच्चे का नाम जो है पवन कुमार है, ठीक है, किसी बच्चे का नाम पवन कुमार है, ठीक है, और उसके जैसे यहाँ पर पवन कुमार वर्मा लिखा गया है, फिर उसके बाद किसी बच्चे का, उसी बच्चे का नाम जो दूसरे डॉक्यूमेंट है वहां पर लिखा है पवन कुमार पवन के वर्मा, है ना। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर आपका जो नाम है उसमें आपका एडमिशन कर लिया जाएगा, बशर्ते आपके कास्ट सर्टिफिकेट में, आपके 12th की मार्कशीट में, या फिर जो ज़्यादातर आपके मार्क डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब में आपका पापा का नाम, आपके मम्मी का नाम अगर मैच हो जाता है, तो ये आपका यहाँ पर सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन उस टाइम से पहले आपको क्या करना है, आपको एक अपना एफिडेविट बनवा लेना है। ठीक है, एफिडेविट बनवा लीजिए किसी भी नोटरी एडवोकेट से। ठीक है, नोटरी एडवोकेट से आपको क्या करना है, यहाँ पर एफिडेविट बनवा लेना है कि हाँ मेरे नाम में मिसमैच है। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपके कॉलेजेस में, तो उस समय आपको इसकी नीड होगी, तो उस समय आपको मुश्किल से 1-2 दिन का टाइम मिलता है। तो आप लोग, ये परेशानी आपको ना हो, उससे पहले ही आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लीजिए, सॉरी एफिडेविट ले लीजिए, ताकि आपको बाद में लास्ट मिनट हसल ना देखनी पड़े। ठीक है, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में आपका एडमिशन रिजेक्ट किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, एक जगह पर, 2 जगह पर आपका अगर नाम मिसमैच है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला जो आपका आ रहा है कि आपने जैसे CUET का फॉर्म भरा, ठीक है, CUET का फॉर्म भरा तो उस समय आपने अपनी जो कैटेगरी है वो मेंशन कर दी जनरल। लेकिन अब आप जब CES से फॉर्म भर रहे हो तो उस समय आपको लग रहा है कि मेरी कैटेगरी जो है वो OBC होगी। ठीक है, आपको लग रहा है कि मेरी कैटेगरी OBC होगी। तो उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर अपनी कैटेगरी OBC भर सकते हो, बशर्ते आपका यहां पर एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, वैलिड वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो आप यहां पर अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हो। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि वैलिड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बोला गया है वो यहाँ पर आप
चेक कर लीजिएगा, जो आपका तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह है, तो वो आपका इशू कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जो आप मेंशन करोगे, जो कैटेगरी आप अब मेंशन करोगे, वही आपकी लास्ट तक चलेगी और उस बीच आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने यहां पर सीयूईटी में क्या भरा था, वो आपका मायने नहीं रखता। अब जो आप भरोगे उससे आपका एडमिशन आगे लिया जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो जब आप ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाओगे, ठीक है, तो ओबीसी का जब सर्टिफिकेट बनवाओगे तो उसमें आपकी कैटेगरी लिखी होगी। जैसे मान लीजिए वहां पर आपका ये कैटेगरी लिखी है कुर्मी, है ना, ये कास्ट है आपकी कुर्मी। तो आपको चेक करना है कि सेंट्रल लिस्ट जो आपकी है, ठीक है, जो आपकी सेंट्रल लिस्ट है उसमें यहां पर ये कैटेगरी जो है वो आपकी लिखी है, और लिखी है तो वहां पर उसका सीरियल नंबर क्या है, ठीक है, सीरियल नंबर क्या है ये आपको यहां पर जरूर देखना है और उसके बाद फॉर्म को फिल करना है। आई होप यहां पर आपका कोई भी डाउट क्लियर हो चुका होगा, जो है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें वो कास्ट दी गई है नहीं दी गई है, और अगर दी गई है तो उसका यहां पर आपको सीरियल नंबर जो है वो फिल करना है अपने पोर्टल में, यानी कि सीएसएस पोर्टल में आपको फिल करना है ना। अगला क्वेश्चन है कि हाउ टू चेक सर्टिफिकेट। यहां पर आपके जो सर्टिफिकेट आपके जो अपलोड किए जाएंगे वो कैसे चेक किए जाएंगे। तो मेरे भाई आपका सीधा सा मतलब ये बनता है कि जो भी आप यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट अपलोड करोगे वो सारे के सारे क्या हैं आज के डेट में डिजिटल हैं, ठीक है। तो डिजिटल हैं, उन पर आपका क्यूआर कोड लगा होता है। तो क्यूआर कोड जो है वो जैसे ही स्कैन किया जाता है आपका वो सर्टिफिकेट को चेक कर लिया जाता है कि कौन सी अथॉरिटी ने इसको बनाया है और वो जेन्युइन है या नहीं है। तो कोशिश करिए कि जो आप सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करें वो ब्लर नहीं हो, ठीक है, वो ब्लर नहीं होना चाहिए, वो आसानी से आपका यहाँ पर हो जाना चाहिए चेक, ठीक है। तो आप जो है जो भी सर्टिफिकेट आपके बनाए गए हैं वो आपके ऑनलाइन चेक किए जाएंगे, है ना, ऑनलाइन चेक किए जाएंगे। और ऑनलाइन चेक करते वक्त यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है, ठीक है, जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो चेक किया जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वहां पर सर्टिफिकेट नंबर क्या है और यहां पर सर्टिफिकेट नंबर क्या है। अगर वो सर्टिफिकेट नंबर आपका नहीं पाया गया तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फेक है, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो जब कभी भी आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो अपलोड करने से पहले आप ऑनलाइन जाकर उसको चेक जरूर कर लें कि वो आपका ऑनलाइन अपडेटेड है या नहीं है। और ऑनलाइन अगर अपडेटेड नहीं है तो जाकर उसको ऑनलाइन पहले अपडेट करा लीजिए, फिर उसके बाद उसको अपलोड कीजिए, ठीक है, वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है बाद में। अब अगला क्वेश्चन आपका जो बच्चों का मन में आ रहा है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें लैंग्वेज हिंदी में होनी चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर लैंग्वेज मायने नहीं रखती है, ठीक है, तमिल हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब कुछ चलेगा, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो स्टेट है वहां पर आपका लैंग्वेज इंग्लिश ही रहती है। अगर कोई दूसरी लैंग्वेज है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें सर्टिफिकेट आपका सर्टिफिकेट नंबर जो है वो मेंशन होना चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर आपका यहाँ पर लिखा होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि वो आपका ऑनलाइन अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसको वेरीफाई किया जा सके। क्योंकि कॉलेज अथॉरिटीज़ जो है वो एडमिशन देने से पहले यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसको ऑनलाइन चेक करती हैं कि वो आपका जेन्युइन है या नहीं है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है डॉक्यूमेंट को अपलोड करते वक्त। अगर ये आपने सही ठीक से जांच ली है तो आगे बढ़ जाइए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि आपका जो 12th की मार्कशीट है वो डिजिटल होनी चाहिए या सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अब आपका सेल्फ अटेस्टेड जो आपकी कॉपी है उसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अब आपकी जो 12th क्लास की मार्कशीट है, जो 10th क्लास की मार्कशीट है वो आपका डिजी लॉकर में है, ठीक है। तो डिजी लॉकर में है मतलब ये है कि वो ऑलरेडी वेरीफाइड है तो उसमें आपको कभी भी सेल्फ अटेस्ट करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो जो आपकी डिजिटल मार्कशीट है या फिर जो डिजिटल लॉकर में आपकी मार्कशीट है एज इट इज़ आप उसको उठाइए और अपलोड कर दीजिए, आपको कुछ नया करने की ज़रूरत है ही नहीं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लगानी नहीं है।
बस इतनी बात आप लोग याद रखिए। अगला है कि टाई ब्रेकर रूल्स क्या होगा सीएसएस में, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से ही देखो आपका क्या है कि यहाँ पर जो आपका सीयूटी यूजी का रिजल्ट आया है उसमें आपके जो मार्क्स हैं, ठीक है, जैसे आपका मार्क्स 172.805426, ठीक है, तो लगभग इतना 6 डिजिट तो दे रखे हैं। तो यहाँ पर बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा कि यहाँ पर आपके सेम मार्क्स हो किसी बच्चे के, ठीक है, तो ऐसा तो होना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन अगर कभी ऐसा है भी तो क्या होगा कि जो आपका क्लास 12th में, ठीक है, जो क्लास 12th है ना, वहां पर आपके जो मार्क्स हैं, मार्क्स में बेस्ट 3 सबसे पहले देखे जाएंगे और उसमें जिसके ज्यादा होंगे उसको एडमिशन यहां पर मिल जाएगा। लेकिन अगर वहां पर भी आपके क्या हुए, मार्क्स बराबर आ गए, तो फिर उसके बाद यहां पर जो नया रूल है वो ये है कि यहां पर आपका बेस्ट 4 देखे जाएंगे, ठीक है। और अगर इसके बाद भी आपके मार्क्स बराबर हो गए तो फिर आपका यहां पर बेस्ट 5 देखे जाएंगे। लेकिन अगर यहां पर भी आपके मार्क्स बराबर हो गए तो फिर यहां पर एक नया रूल होगा, वो होगा कि यहां पर क्लास 10th का, ठीक है, एवरेज स्कोर जिसका ज्यादा होगा यहां पर उसको एडमिशन मिल जाएगा। मैं एक बार फिर से इस चीज को रिपीट कर देता हूं कि अगर इन एनी केस जो बच्चे हैं उनके स्कोर बराबर है, ठीक है, हालांकि बराबर होना बहुत मुश्किल है क्योंकि 6 डिजिट तक यहां पर दिया गया है पॉइंट में, तो बराबर होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हो जाते हैं तो यहां पर क्लास 12th के बेस्ट 3 मार्क्स पहले यहां पर देखे जाएंगे, जिसके ज्यादा होंगे उसको एडमिशन मिलेगा। फिर अगर यहां पर भी आपके सेम मार्क्स आ रहे हैं तो बेस्ट 4 देखे जाएंगे, फिर उसके बाद बेस्ट 5 देखे जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर भी अगर मार्क्स बराबर आ गए हैं तो क्लास 10th का आपका एवरेज स्कोर जो है वो यहां पर देखा जाएगा, जो आपको यहां पर दोनों ही मार्कशीट अच्छे से भरनी है, ठीक है। जो आपके क्लास 12th में मार्क्स हैं वो अच्छे से भरिए, देख लीजिए एक बार, और फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू कर लीजिए और कोशिश करिए कि उसका प्रिंट आउट ले ले, ठीक है, और पेन से मार्क करिए, कहीं पर कोई गलती है तो बस उसको तुरंत सुधार लीजिए ताकि आपको आगे करेक्शन करने की जरूरत ही ना पड़े। अगला क्वेश्चन बच्चों का जो है वो है बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जो आप सीएसएस पोर्टल में भरते हो तो वो क्या भरनी है, क्या उसी से पेमेंट करना है, जो आपने बैंक अकाउंट भरा है क्या उसी से पेमेंट करना है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है कि जब कभी भी आप पेमेंट करते हो, ठीक है, तो पेमेंट जो होता है वो आपका थर्ड पार्टी से होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेमेंट गेटवे, ठीक है, पेमेंट गेटवे बोलते हैं यहां पर। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो बैंक आपने यहां पर फिल किया है अपना सीएसएस पोर्टल में उसी से ही पेमेंट किया जाए। अब यहां पर होगा क्या, जैसे अगर आपने यूपीआई से पेमेंट किया है, ठीक है, अगर आपने यहां पर यूपीआई से पेमेंट करा है और आपने यहां पर अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया, एडमिशन आपने विड्रॉ कर लिया, या फिर आपका फीस जो आपने डिपॉजिट की है और जिसमें आपने एडमिशन लिया है वो मिसमैच हो रहा है ना, कुछ आपका यहां पर बैलेंस बच रहा है, तो यहां क्या होगा कि जो आपका पैसा है वो आपके सोर्स में चला जाएगा, ठीक है, ये ऑटो क्रेडिट मोड में लगा हुआ है, मतलब यहां पर आपका जो सोर्स ऑफ पेमेंट है, ठीक है, जो सोर्स ऑफ पेमेंट है उसमें जाएगा, ठीक है। अगर आपने यूपीआई से किया तो यूपीआई में जो भी आपका अकाउंट यहां पर लगा हुआ था उसी में ही पेमेंट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको जिस अकाउंट में जो अकाउंट आपने भरा है उस अकाउंट से ही आपका पेमेंट होना चाहिए, आप किसी भी मोड में कर सकते हो, ठीक है, डेबिट कार्ड में कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। अब बस एक बात याद रखनी है कि यहां पर आपका ऑटो क्रेडिट मोड में सारी चीजें चल रही हैं, तो जहां से पेमेंट किया जाएगा वहीं पर ही आपका पेमेंट जाएगा। जैसे अगर आपने नेक्स्ट अगर आपने यहां पर पेमेंट जो है वो क्रेडिट कार्ड से किया है ना, पेमेंट अगर आपने क्रेडिट कार्ड से किया है तो आप जब अपना एडमिशन विड्रॉ करोगे या फिर आपका कोई भी मिसमैच होगा या बैलेंस बचेगा एडमिशन लेते वक्त, तो आपका जो है वो यहीं में इसी में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो है वो सोर्स ऑफ पेमेंट है, तो यहाँ पर इसी क्रेडिट कार्ड में आपका जो बैलेंस अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट आपका लिया जरूर गया है, अगर यहाँ पर कोई दिक्कत आएगी तो आपका बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आई होप ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई होगी। अब फिर आता है कोटा एडमिशन क्वेरीज।
तो कोटा एडमिशन की बात करें यहाँ पर, तो आपका जो एडमिशन है, ठीक है, वो स्पोर्ट्स में होता है, ठीक है, स्पोर्ट्स में होता है और ईसीए कैटेगरी में होता है, स्पोर्ट्स में एंड ईसीए कैटेगरी में होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो आपके यहां पर सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, तो सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपके 1 मई 2022 के बाद के होने चाहिए, 1 मई 2022 के आपके होने चाहिए, और उसके बाद जो आपका लास्ट डेट है वो है आपका 30 अप्रैल 2025, ठीक है। 30 अप्रैल 2025 तक का आपका कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर स्पोर्ट्स कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मिनिमम ये है कि आपका जो स्कूल लेवल पर अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट आपको इशू किया गया है तो वो भी यहाँ पर चल जाएगा, आपका नेशनल है, इंटरनेशनल है, ठीक है, स्टेट लेवल है तो वो भी चलेगा, लेकिन स्कूल लेवल का भी आपका ये सर्टिफिकेट चल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देना होगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस आपका कब देना होगा आपके लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आपका जब ये फेज़ 1 और फेज़ 2 जैसे एंड होंगे तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से आपको कॉल आएगी और आपको वहाँ पर परफॉर्मेंस देना होगा, ठीक है, और परफॉर्मेंस में आप जैसा परफॉर्म करोगे वैसा ही यहाँ पर आपको कोटा मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अगर आपने यहाँ पर फेज़ 1 में अप्लाई किया है, ठीक है, फेज़ 1 में आपने अप्लाई कर दिया जनरल कैटेगरी, ठीक है, जनरल एडमिशन आपने कर दिया, ठीक है, जनरल एडमिशन कर दिया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, फिर आपने ईसीए कैटेगरी में या फिर स्पोर्ट्स में भी अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, 2 चांस आपको दिए गए हैं, लेकिन आपको एडमिशन किसी एक ही कैटेगरी में मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो आपके लिए यहाँ पर बेस्ट प्रेफरेंस आता है, ठीक है, बेस्ट प्रेफरेंस आएगा, चाहे वो जनरल से आए, चाहे वो आपका यहाँ पर ईसीए से आए या फिर स्पोर्ट्स कैटेगरी से आए, जो भी यहाँ पर आपको बेस्ट लग रहा है, बेस्ट प्रेफरेंस आपका आ रहा है, वो आप लोग यहाँ पर ऑप्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद आपका उसी कैटेगरी में ही आपका एडमिशन आगे प्रोसेस चलता रहेगा, फिर उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन जो बच्चों के मन में आ रहा है ड्रॉपर एडमिशन का जैसे जिन बच्चों ने यहाँ पर 2024 में, ठीक है, 2024 में या फिर 2023 में 12th किया था, क्या वो बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई कर सकते हैं तो क्या यहाँ पर उनके लिए गैप सर्टिफिकेट देना होगा, ये क्वेश्चन भी बच्चों के मन में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि भाई किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बस आपको एक चीज़ ज़रूरी है और वो ये है कि आपने CUET 2025 में अपीयर किया हो, ठीक है। इसका अगर आपके पास स्कोर कार्ड है तो आप यहाँ पर CSAS पोर्टल में अप्लाई कर सकते हो, आपको किसी तरह का कोई गैप सर्टिफिकेट, ठीक है, देने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल एक ही एलिजिबिलिटी है कि आप 12th पास होने चाहिए और CUET 2025 में आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। नाउ अब अगली बात आती है पार्शियल ड्रॉपर एडमिशन क्या होता है, मतलब ये जैसे कि लास्ट ईयर आपका 2024 में आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ठीक है, और आप चाहते हो कि मैं इस बार जो एग्जाम दे रहा हूं और ये एग्जाम मैंने इसलिए दिया, ठीक है, आपने एडमिशन डन कर दिया था किसी भी कॉलेज में, लेकिन आपके मार्क्स कम थे और मार्क्स कम होने के कारण क्या हुआ कि अब आप चाहते हो कि मैं 2025 में फिर से एडमिशन लेकर अपना जो कोर्स है, कॉलेज है, वो अपग्रेड कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली आपका मकसद क्या है कि मुझे अपग्रेड करना है, ठीक है। अपग्रेड आपकी 2 चीजें का आपको करनी है, एक तो हो सकता है कि आपने यहाँ पर, ठीक है, एक तो हो सकता है कि आप यहाँ पर कॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हो या फिर अपना कोई कोर्स है उसको अपग्रेड करना चाहते हो, ठीक है, 2 ही ऑप्शन आपके पास होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि यहां पर आपको जो आपका प्रीवियस एडमिशन है वो कैंसिल नहीं करना है, ठीक है, वो विड्रॉ नहीं करना है, आप यहां पर अपीयर कीजिए, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस में, और उसके बाद अगर आपको बेहतर ऑप्शन मिल जाता है, आप अपग्रेड कर पाते हो कॉलेज में या फिर कोर्स में, तो उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस एडमिशन को विड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इफ अगर आपका एडमिशन जो है वो अपग्रेडेड हो गया, इफ अपग्रेड हो गया, तो उस समय आप क्या करोगे, आप इसको यहां पर विड्रॉ कर लोगे, ठीक है,
प्रीवियस एडमिशन जो है आपका, पिछला एडमिशन जो है वो आप कॉलेज में इंफॉर्मेशन देकर क्या करेंगे, ठीक है, प्रीवियस एडमिशन को, ठीक है, प्रीवियस एडमिशन को विड्रॉ करेंगे, ठीक है, प्रीवियस एडमिशन को विड्रॉ करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम अब आपको नहीं होनी चाहिए। अभी ऐसा बोला क्यों जा रहा है, बोला इसलिए जा रहा है क्योंकि आप एक ही कॉलेज में हो, ठीक है, आप पहले भी डीयू में थे, ठीक है, पहले भी आप डीयू में थे और अभी भी आप यहां पर डीयू में हो। तो ये मतलब नहीं कि आप ड्यू से ड्यू में जा रहे हो, मतलब ये है कि आप एक सिंगल ईयर में, ठीक है, एक सिंगल ईयर में 2 रेगुलर कोर्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, सिंगल ईयर में आप 2 रेगुलर कोर्सेस नहीं कर सकते, ये आपका गाइडलाइंस है, ठीक है, 2 कोर्सेस नहीं कर सकते, मैं लिख देता हूं यहां पर, नहीं कर सकते। तो यहां पर आपको एक एडमिशन को विड्रॉ करना ही पड़ेगा। और अगर आप सोचते हो कि भाई यार मेरा एडमिशन हो गया है, जो हो गया तो हो गया, मैं आप जो पीछे वाला भूल जाओ, तो वो आपको आगे जाके दिक्कत पैदा करेगा। तो बेहतर ये होगा, जैसे ही आपका नया एडमिशन हो गया है नया कोर्स में, नए कॉलेज में, तो पुराने वाले कॉलेज में जाइए, वहाँ के प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कीजिए कि आई वांट टू विड्रॉ माई एडमिशन या आई वांट टू विड्रॉ माई कैंडिडेचर फ्रॉम योर कॉलेज, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, है ना, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर आप आगे बढ़ जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो रिवैल्यूएशन डाला उन्होंने, कि जैसे उनके मार्क्स कम आए थे, ठीक है, उनके मार्क्स कम आए और वो चाहते हैं कि यार नहीं यार मेरे मार्क्स कम आए हैं, मेरे मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं, या इवैल्यूएशन में गलती हुई है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि मुझे नए वाले मार्क्स का वेट करना चाहिए, या फिर जो प्रीवियस मार्क्स हैं मुझे उन्हीं को फिल करना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उस समय आपको क्या करना है, ठीक है, जो आपके, ठीक है, जो आपके अभी मार्क्स हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पर साफ साफ, जो आपके अभी मार्क्स हैं वही फिल कर दीजिए, वही फिल करना है, ठीक है। आपको वेट नहीं करना है रीवैल्यूएशन का, क्योंकि इसमें 2-2.5 महीने का टाइम लग जाता है रिवैल्यूएशन में, तो आपको वहां वो वेट नहीं करना है, आपको जो आपके अभी मार्क्स हैं वही आपको यहाँ पर फिल करने हैं। बस ये आपका डाउट अब सॉल्व हो चुका होगा। आगे हम लोग बात करते हैं इंप्रूवमेंट। अगर मान लो कि बच्चा फेल हो गया है, ठीक है, अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो वो क्या करेगा, तो उसके लिए यहां पर उसको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप मिड एंट्री कर सकते हो, ठीक है, मिड एंट्री एडमिशन यहां पर आप ले सकते हो जब आप यहां पर पास हो जाओगे तब। लेकिन अगर फेल ही हो, आपने रीवैल्यूएशन डाला, इंप्रूवमेंट डाला है और आप फेल ही हो गए, तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, है ना, किसी भी कीमत पर। तो आप फेज 1 फेज 2 के बाद आपका मिड एंट्री होती है आफ्टर सेकेंड राउंड, तो आपका क्या होगा, नया रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, आफ्टर सेकेंड राउंड, आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन, ठीक है, क्या होगा, मिड एंट्री होगी, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करोगे, फिर से अपना एक नया रजिस्ट्रेशन करोगे, जो मैं आपको मार्क कर देता हूं कि यहां पर इंप्रूवमेंट जिन बच्चों का है, मतलब जो बच्चे फेल हो गए हैं वो मिड एंट्री एडमिशन लेंगे। और मिड एंट्री एडमिशन कब होगा, ये जब सेकेंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपके मिड एंट्री एडमिशन के फॉर्म आएंगे, तो उस समय आपको क्या करना है, अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो आपका यहां पर कैंडिडेचर एक्सेप्ट हो जाएगा ना। अगला अगला ये है कि करेक्शन विंडो आएगी क्या, हाँ बिल्कुल आएगी, लेकिन वो गलती हमें करना ही क्यों है, हमें जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम तो ये बच्चों करना है कि फाइनल सबमिट करने से पहले अपने फॉर्म को क्या करना है, प्रीव्यू करना है, ठीक है। और प्रीव्यू कैसे करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद आप यहाँ पर पूरा फॉर्म को चेक करेंगे थॉरोली, ठीक है, चेक करेंगे आप इसको, आप खुद चेक करेंगे और अपने बड़े भाई बहन से या फिर किसी भी मेंटोर से चेक करा लीजिए, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है, ठीक है, इफ यहां पर कोई मिस्टेक है, ठीक है, अगर मान लो कोई आपकी गलती, ठीक है, गलती है अगर कहीं पर, तो क्या करेंगे, उसको मार्क करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, उसको मार्क करेंगे, है ना, फॉर्म में मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको आप
ठीक है, जहां जहां गलती है उसका आप क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे, और करेक्शन करने के बाद आप इस फॉर्म को फाइनल सबमिट मार देंगे। ठीक है, तो ताकि आपको करेक्शन विंडो की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर फिर भी आपने सब कुछ किया तब भी अगर आपका कहीं पर करेक्शन है तो करेक्शन विंडो में आप केवल एक बार, ठीक है, ठीक है, केवल एक बार अलाउड होता है। ठीक है, केवल, मैं लिख देता हूं, केवल एक बार अलाउड होता है। ठीक है, दोबारा आप फॉर्म को रीओपन नहीं कर सकते हो। इसलिए अगर आपका नाम गलत है, आपके पापा का नाम गलत है, आपकी मम्मी का नाम गलत है, आपके 12th में मार्क्स गलत हो गए, आपको ओबीसी सर्टिफिकेट में नंबर गलत हो गया, सीरियल नंबर गलत है, तो आपको एक बार ओपन करना है और एक ही बार में सब कुछ जो आपका गलत है वो सही करते हुए चले जाना है। ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले पापा का नाम गलत जो था वो सही कर लिया, फिर आपको याद आया नहीं यार, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा तो यार फॉर्म में सर्टिफिकेट नंबर ही गलत हो गया, तो फिर आपसे कुछ सही कर लेता हूँ। तो बेटा ये आपको अलाउड नहीं होगा। ओनली वन करेक्शन इज अलाउड। ठीक है, वन करेक्शन इज अलाउड, मतलब केवल एक ही बार फॉर्म ओपन होगा, आप दोबारा इसको ओपन नहीं कर पाओगे। तो कोशिश ये करो कि आप पहले प्रीव्यू कर लो, प्रीव्यू के बाद प्रिंट ले लो, प्रिंट के बाद आप चेक कर लो, गलती जो भी है उसको सेट करेक्ट करके आप फाइनल सबमिट मार दो। फिर भी अगर गलती की जाती है, गलती रह जाती है, तो आप इसको एक बार करेक्ट कर सकते हो, आपको यहां पर दोबारा सही करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और एक करेक्शन विंडो कब आएगा, ये आएगा आफ्टर सेकेंड फेज। ठीक है, जो आपका सेकेंड फेज होगा CSAS का, ठीक है, उसके बाद आपका ये करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा। और एक करेक्शन विंडो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब केवल 1 और 2 डेज के लिए। ठीक है, केवल 1 और 2 दिन के लिए ही आपका ये करेक्शन विंडो खुलता है, इससे ज्यादा आप इसको नहीं खोल पाओगे। ठीक है, चलो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, सब कुछ क्या होगा, आपका ऑनलाइन होगा, तो इसमें आपको कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की कहीं जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पर अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आती है तो जो कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज क्या करेगा, कॉलेज क्वेरी रेज करेगा। ठीक है, कॉलेज जो है वो क्या करेगा, एक क्वेरी रेज करेगा, कॉलेज क्वेरी रेज करेगा। ठीक है, अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने डैशबोर्ड पे जाना होगा, डैशबोर्ड में जाके जो भी क्वेरी है उसका आपको यहाँ पर आंसर देना होगा। ठीक है, आंसर देना होगा। अब यहां पर आंसर अगर आपने नहीं दिया तो फिर आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। तो एक बात याद रखिए कि जब कभी भी आप फॉर्म फिल करें तो बार बार अपने डैशबोर्ड को चेक करते रहें कि क्या वहां पर कोई क्वेरी आई है तो प्रॉपर उसका आंसर दीजिए। जैसे आपका कभी कोई डॉक्यूमेंट ब्लर हो गया है तो वो मांगेंगे कि सर इसका आप लोग एक मतलब प्रॉपर इमेज फॉर्मेट हमें सेंड कर दीजिए ताकि हम इसको अच्छे से चेक कर पाए। तो आपको दो दो जो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वो सेंड कर देना है वहां पर। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, सारा काम ऑनलाइन ही रहेगा, आपको कॉलेज में विजिट करने की जरूरत नहीं है। अब क्लास स्टार्ट डेट कब होगी, तो जैसा कि पहले भी आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल सर ने बताया है कि क्लास की स्टार्ट डेट आपका वही है कि क्लास जल्द से जल्द शुरू की जाएंगी आपकी, यानी कि 1 अगस्त से यहाँ पर आपका जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। ठीक है, तो अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपकी क्वेरी का रेजोल्यूशन मैं वहीं पर कर दूंगा या फिर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, आपके कोई भाई बहन तैयारी कर रहे हैं CUET 2026 के लिए, तो उसके लिए हमने फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपकी प्रिपरेशन जो है वो ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के लिए कराई जाएगी। अब जब बच्चा एक तैयारी करता है उसको चाहिए क्या होता है, उसके लिए क्लासेस मिल जाए, स्टडी नोट्स मिल जाए, उसके जो डाउट्स आ रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाए, प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट मिल जाए। तो ये सारी चीजें आपका इसी एक पर्टिकुलर बैच में आपको असाइन की मिल जाएंगी, आपको कहीं भी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी, मतलब क्वांट है, रीजनिंग है, आपका करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस है, वो सब यहाँ पर आपका कवर होगा। उसके साथ साथ लैंग्वेजेस की बात करूं तो लैंग्वेजेस में आपका यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस हैं, एक तो आपका हिंदी और दूसरा आपका इंग्लिश। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश भी यहाँ पर आपका कवर होगा, अलॉन्ग विद आपका CBSE बोर्ड का जो सिलेबस है क्लास 12th का, वो भी पूरा पूरा आपका यहाँ पर कवर किया जाएगा। और अगर आपका एट द एंड CUET के सिलेबस में कोई चेंजेस होते हैं तो वो भी यहाँ पर आपके कवर होंगे। तो ये आपका बैच बहुत ही जबरदस्त है। अब इसके लिए आपको करना क्या है,
इसके लिए आपको यहाँ पर कोड यूज करना है DEVENDER, ठीक है, कोड यूज कीजिए DEVENDER। ये कोड आप यूज करोगे तो आपको यहाँ पर ये जो बैच है वो सबसे कम प्राइस पर मिल जाएगा। अगर ये कोड आपने यूज नहीं किया तो आपको यहाँ पर ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। अगर आप मुझसे सीधे तौर पर जुड़ना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं आपके सारे क्वेरीज को यहाँ पर रिजॉल्व करूं, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप के जरिए भी मुझसे जुड़ सकते हो। बस एक छोटा सा काम करना है, इसको स्कैन कीजिए और ज्वाइन बटन दबा दीजिए। यहाँ पर मिलेंगे आपको लेटेस्ट एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स, यहाँ मिलेंगे आपको फ्री पीडीएफ्स, यहाँ पर आपको जितने भी फ्री क्लासेस होते हैं मेरे, चाहे वो मास्टर क्लास हो चाहे वो वाईटी हो, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। कोई क्वेरी अगर आपकी रह गई है, अभी भी छूट गई है, तो बता दीजिएगा। कोई आपसे गलती हो गई है आपके फॉर्म फिल करने के दौरान, तो वो भी हमें बता दीजिएगा। और आपका एडमिशन आपके ड्रीम कॉलेज में हो, इसी शुभकामना के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।